Good morning, students. Today we will discuss the last topic of your chapter, the Mughal Empire in the 17th century and after. I hope till whatever we have learned, you must have understand that before 17th century, the Mughal rule in India was very prosperous and peaceful. Although there was a war with the Hindu Rajputs initially, but later on everything was going very peacefully. Whatever the policy is adopted by the Babur, Humayun, and after Humayun, when the Akbar became the ruler, the policy of Babur and Humayun changed. In fact, Babur has not got the proper time to control the vast area. He died within 4 years of his rule. Humayun was not so clever, so powerful. That's why he was defeated and fled to the Iran, defeated by Sher Khan. Of course, the ruin of Sher Khan between the Humayun and Akbar is very good, but remember, he was not the Mughal. He was Afghan. So we will not discuss about the rule of Sher Shah Suri. Akbar, the third Mughal ruler, although he became the ruler at the age of 13 years, but when he became young, he became very powerful. He was having a very sharp mind. Although he was illiterate, but he used to ask Abul Fazl to read the different books, and he became very a scholar person, ज्ञानी जिसको हम कह सकते हैं, बहुत से ज्ञान थे उसके, और उसने कई ऐसे काम किए जिसके लिए आज भी उसे द ग्रेट की उपाधि दी गई, द ग्रेट अकबर। जैसे हिंदुओं के साथ शादी ब्याह करना, वतन जागीर, मतलब हारने के बाद भी, जीतने के बाद भी राजपूत राजाओं को या हिंदू राजाओं को उनका जागीर वतन वापस कर देना, हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना, साथ में जजिया टैक्स हटा देना, ये सब ऐसी चीजें थी। अपने शासन में उसने जमीन की नापी जोखी करना, टैक्स वसूलना, उसके हिसाब से उपज कैसा होता है उसके हिसाब से, सीधा ब्लाइंडली नहीं कि चलो तुमको देना है इतना, ये सब कुछ नहीं। जिसका फसल जितना होता है उसके हिसाब से रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। जहांगीर और शाहजहां ने भी उसी के पॉलिसी को फॉलो किया, लेकिन औरंगजेब by the 17th century, especially when Aurangzeb became the ruler, everything is destroyed. But I would like to tell you about the reign of Shah Jahan also. Shah Jahan was a very good ruler, very ambitious ruler, lover of nature, lover of beauty, but most of the revenue that was collected by him was utilized for the construction of important buildings like Taj Mahal and Red Fort. उसमें कई साल लग गए बनने में,
और उनको बनाने के लिए रेवेन्यू कहां से आता था? किसानों से। तो दो तरह के लोग आते हैं जब हम मुगल एम्पायर 17वीं सेंचुरी में देखते हैं। तो एक तरफ विशाल साम्राज्य में बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा धनी थे और वो पूरे प्लीजर को कहते हैं दे इंजॉय द प्लीजर, मतलब हर तरह की सुख सुविधाओं को वो इंजॉय करते थे, अथाह संपत्ति थी उनके पास। और दूसरी तरफ वो पुअर किसान और लेबरर थे जो बहुत ही बुरी स्थिति में रहते थे। मतलब दो तरह के लोग थे, या तो बहुत अमीर या बहुत गरीब। इतना गरीब कि लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। यही इस बुक में दिया हुआ है, इस टॉपिक में दिया हुआ है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू ए ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब खुशहाली लेकर आया, इकोनॉमी का मतलब पैसे आर्थिक रूप से, कॉमर्शियल का मतलब व्यापारिक रूप से। इंटरनेशनल ट्रैवल डिस्क्राइब्ड एज इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। फेबल कहते हैं ना सपनों की कहानियां, जिसको हम कहते हैं फेबल स्टोरीज। मतलब ऐसा संसार का जहां संपत्ति इतनी थी कि जिसको हम कथा कहानियों में कह सकते हैं। बट दीज सेम विजिटर्स वेयर ऑल्सो allied to the state of poverty and existed side by side with the greatness opulence। मतलब यही लोग कहते हैं कि एक तरफ जहां खास संपत्ति था, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग बहुत ही बुरी स्थिति में रहते थे। द इनइक्वलिटी वेयर ग्लेरिंग, डराना। मतलब जो इनइक्वलिटी था, एक तरफ बहुत अमीर और एक तरफ बहुत गरीब, ये एक डरावनी स्थिति थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 12th years of Shahjahan inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of total of 8,000। mansabdar एक्चुअली 8,000 थे, लेकिन इन रियलिटी जिनको रैंक दिया गया था, जिनको जाट दिया गया था, जिनको जागीर दिया गया था, वो केवल 445 थे। This small number, a mere 5.6% of the total number of mansabdar, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troops। टोटल रेवेन्यू का 61.5% तो ये केवल 445 मनसबदार कलेक्ट करते थे अपने लिए और अपने सोल्जर्स के लिए, बाकी लोग को कुछ नहीं मिलता। द मुगल एम्पेयर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंट ए ग्रेट डील ऑन देयर इनकम ऑन सैलरी एंड गुड्स। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of primary producer, the peasant and the artisan। artisan मतलब सामान बनाने वाले, जैसे कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए। मतलब ये हुआ कि जो लोग सप्लाई करते थे, ट्रेडर लोग थे, व्यापारी लोग थे, उन लोगों को तो बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन किसान और आर्टिसन बहुत ही गरीबी की स्थिति में रहते थे। द पुअरेस्ट अमाउंट देम्स लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब खाने के लिए हैंड टू माउथ एक प्रोवर्ब है, जिसका मतलब होता है भूख के खाने के लाले पड़ना, मतलब खाना न मिलना। So poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resource। खाने के लिए था ही नहीं तो बाकी चीजों के लिए कहां से करते। The tools and supplies to increase productivity, माने अपने खेतों में टूल्स और अगर नए नए इक्विपमेंट होते
तो वो अपने प्रोड्यूस को, उपज को बढ़ा सकते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो कुछ कर सके. The wealthier peasants and artisans group, the merchant and bankers profited in this economic world. यही लोग थे जो अमीर किसान थे या आर्टिसन ग्रुप थे, जो व्यापारी थे, बैंकर थे, वो लोग ज्यादा प्रॉफिट में रहते थे. The enormous wealth and the resource commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful authority of the Mughal emperor slowly decline. धीरे धीरे ये जो बहुत ऊंचाई पर था धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ. His servant emerged as powerful centers of power in the region. मतलब अपने अपने क्षेत्र में जो इनके नौकर लोग थे वही पावरफुल बन गए. They constituted new dynasties and held command of province like Hyderabad and Awadh. हैदराबाद अवध में क्या हुआ, इन लोगों ने राजा से अपने आप को अलग कर लिया. ऑल्दो ये दिल्ली के सुल्तान के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन अपने आप को अलग कर लिए और अपने राज्यों में खुद से शासन करने लगे. ठीक है. Although they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century, the province of the empire had consolidated their independent political identity. We will read more about them in chapter 10. So, इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपने आप को धीरे धीरे दिल्ली के मुगलों से स्वतंत्र कर लिया और अपना राज्य स्थापित किया. खासकर इसमें 3 आते हैं, लखनऊ, अवध एंड लखनऊ को ही अवध कहा गया, और हैदराबाद, तीसरा बंगाल भी आता है जिसका इसमें नाम नहीं दिया. सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर. नाउ आवर चैप्टर इज ओवर. अबाउट some topic that is given as king and queen, that I will give you in my audio. Okay, so chapter is over. You all can do the question answer whatever given in the book, including fill in the blanks and the question that I used to give you every day. So you must do it in your fair copy. Anywhere you have the doubt, you can ask. Thank you.